हेलो बच्चों, मैं पूजा चौधरी आज की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम कक्षा 10 के भूगोल विषय को पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने हमारा दूसरा अध्याय प्रारंभ किया था, जो कि है वन एवं वन्यजीव संसाधन। आज हम दूसरे अध्याय के भाग 3 को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन और वन्यजीवों का संरक्षण। तो प्रारंभ करते हैं अध्याय 2 का भाग 3। बच्चों, पिछले भागों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पृथ्वी जैविक विविधताओं से भरा हुआ है, लेकिन समय के साथ में कई सारी मानवीय गतिविधियों और प्राकृतिक कारणों की वजह से यह जैविक विविधता धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी कारण वर्तमान समय में किसकी आवश्यकता महसूस की गई? तो इस प्रकार से वर्तमान समय में वन और वन्य जीवों के संरक्षण की बात और इसकी आवश्यकता महसूस की गई, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में भी कई प्रयास किए जाते हैं। हम देखते हैं कि पृथ्वी पर जैविक विविधता का होना कितना आवश्यक है, जिसके माध्यम से मानव और अन्य प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और उनका अस्तित्व भी बचाया जा सकता है। और मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं होगी, जैसे कि हम बात कर सकते हैं वायु की, हम बात कर सकते हैं जल की, और हम बात कर सकते हैं मृदा की। यानी कि यह जो 3 संसाधन हैं उनको भी खतरा होगा। इस कारण जैव विविधता के संरक्षण के लिए और वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भारत में प्रयास भी प्रारंभ हुए, और इन प्रयासों को और भी गति देना हम सभी का कर्तव्य भी है। तो जानते हैं वन और वन्यजीव संरक्षण के बारे में। सबसे पहले वन और वन्यजीवों का संरक्षण एक प्रमुख आवश्यकता है, यानी वर्तमान समय की एक प्रमुख आवश्यकता है वन और वन्यजीवों का संरक्षण। इनके संरक्षण से ही पारिस्थितिकी में विविधता बनी रह सकती है, यानी कि पारिस्थितिकी विविधता को बचाने के लिए इनका संरक्षण आवश्यक है, और तभी हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो सकेगी तथा मानव के जीवन हेतु आवश्यक संसाधनों को तभी बचाया जा सकता है, जैसे कि सांस लेने के लिए वायु, और प्यास बुझाने के लिए जल, और मृदा उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारे अनाज के उत्पादन के लिए, ताकि मानव को भोजन की प्राप्ति हो सके। तो इस प्रकार से संसाधनों को बचाने के लिए हम क्या कहेंगे कि जैविक विविधता का होना पृथ्वी पर बहुत ही आवश्यक है। इसी जैविक विविधता के लिए भारत की सरकार भी प्रयत्न प्रारंभ कर चुकी थी, और यह प्रयत्न प्रारंभ हो जाते हैं 1972 से, जब भारत में पर्यावरणविदों द्वारा एक लंबी मांग के पश्चात में कि भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यक्रम बनाने चाहिए, एक कानून का निर्माण भारत की सरकार करती है, जिसका नाम है भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972। यह कानून बनाकर के भारतीय सरकार जीवों के प्रति भारत की जागरूकता, जीवों के संरक्षण के प्रति भारत की सरकार की प्रयासों को इंगित करती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से जीवों के संरक्षण के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए, जिसमें पहला प्रयास था कि जीवों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना। इसके साथ ही साथ शिकार पर प्रतिबंध लगाना, जीवों के व्यापार को रोकना। तो यह सारे प्रयास 1972 के इस अधिनियम या इस कानून के माध्यम से भारत की सरकार करती है, और साथ ही साथ भारत की सरकार कई परियोजनाओं का निर्माण भी करती है, जिसमें कि वह संकटग्रस्त प्रजातियों और उप प्रजातियों को बचाने का प्रयास करती है, जिसमें कि हम बात कर सकते हैं एक सींग वाले गैंडे की, हम बात कर सकते हैं बाघ की, हम बात कर सकते हैं एशियाई शेर की, और कश्मीरी हिरण की। इनके लिए भी भारत की सरकार परियोजनाओं का निर्माण करती है, और इसी के परिणाम स्वरूप भारत में टाइगर प्रोजेक्ट भी प्रारंभ होता है 1973 में। तो जानते हैं कौन कौन से प्रयास भारत की सरकार करती है, और राज्य सरकारें उसमें भारत की सरकार का सहयोग करती है। तो पर्यावरणविदों द्वारा भारत में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा कार्यक्रम की एक लंबी मांग की गई, यानी लंबे समय तक पर्यावरणविद यह मांग करते रहे कि भारत में पर्यावरण के संरक्षण के लिए कार्यक्रम बनने चाहिए, और इनके माध्यम से जीवों के रक्षा और पर्यावरण के संरक्षण को सुनिश्चित करना चाहिए। इसके माध्यम से 1972 में कई सारे प्रयास भारत की सरकार करती है, जिसमें कि निम्न प्रयास हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला है, इस कानून में वन्य जीवों के आवास की रक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए गए। दूसरा, भारत के वन्य जीवों की रक्षित जातियों की एक सूची भी जो है इसके माध्यम से प्रकाशित
की गई और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव हेतु प्रयास किए गए। यानी कि जिन जातियों पर या जिन वन्य जीव जातियों पर संकट की स्थिति थी, वे लुप्त होने की कगार पर थे, उनके लिए भी प्रयास प्रारंभ कर दिए गए। शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि भारत में अब शिकार जो है वह प्रतिबंधित हो गया था। इसके अलावा व्यापार, जीवों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो वन्य जीवों के आवासों को भी कानूनी रक्षण इसमें शामिल था और जंगली जीवों का जो व्यापार था, जो भारत में हो रहा था, उस पर भी हम रोक लगते हुए इसके माध्यम से देखते हैं। इसी के अलावा हम कहेंगे केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मिल करके राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क की स्थापना की जाती है और यह कई राज्यों में स्थापित किए जाते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार व राज्य सरकारें और भी प्रयत्न करती है, जिसमें कि वह वन्य जीव के लिए पशु विहारों की स्थापना करती है, या जिसे हम सेंचुरी भी कह सकते हैं। तो सेंचुरी और नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों के माध्यम से वन्य जीवों की रक्षा की बात की जाती है। तो इस प्रकार से भारत की सरकार स्वतंत्रता के पश्चात में पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रमुखता से प्रयास करती है। फिर हम बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा कई परियोजनाओं की घोषणा भी की जाती है, यानी कि अब भारत की सरकार पुरजोर तरीके से जुट गई है पर्यावरण को बचाने के लिए और सभी नागरिकों को इसके लिए जागरूक करना, और इस कारण वह कई परियोजनाओं का निर्माण भी करती है और परियोजनाओं के निर्माण के माध्यम से वह संकट में पड़ी हुई उपजातियों या प्रजातियों को बचाने का प्रयास करती है। तो परियोजनाओं का निर्माण क्यों किया जाता है? तो बच्चों, गंभीर खतरे में पड़े कुछ विशेष वन प्राणियों की रक्षा के लिए इन परियोजनाओं का निर्माण किया जा सकता है, जिसमें हम बात कर सकते हैं एशियाई शेर और यह है एक सींग वाला गैंडा। तो कौन कौन से ऐसे संकटग्रस्त प्रजातियां थी? तो एक सींग वाला गैंडा भी इसमें शामिल था, साथ ही साथ हम कश्मीरी हिरण को भी इसके उदाहरण में देख सकते हैं, हम बाघ की बात भी इसमें कर सकते हैं और एशियाई शेर की बात भी कर सकते हैं। तो इन सभी के बचाव के लिए भारत की केंद्रीय सरकार क्या बनाती है बच्चों? परियोजनाओं का निर्माण करती है ताकि इन सभी जीवों को बचाया जा सके, इन सभी जीवों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। फिर हम बात करते हैं इसी के परिणाम स्वरूप भारत में टाइगर प्रोजेक्ट भी लाया जाता है, जो 1973 की बात थी। तो टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना जो है 1973 में भारत में लाई गई और इसका कारण यह था कि भारत के जो वन अधिकारी थे उन्होंने सर्वे किया और उन्होंने पाया कि 20वीं सदी के आसपास भारत में लगभग 55,000 बाघ थे, लेकिन घटते घटते यह 1,827 पर पहुंच गए, जो कि एक विचलित कर देने वाला आंकड़ा था। अर्थात भारत के वन अधिकारियों ने जब इस आंकड़े को जाना तो उन्होंने भारत की सरकार को चेताया कि यदि इसके लिए प्रयास नहीं किए गए तो आने वाले समय में बाघ पूरी तरीके से लुप्त भी हो सकते हैं, और इसी का परिणाम था कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में लाया जाता है। तो ऐसे कारण भी ज्ञात किए गए कि बाघों की जो घटती संख्या है उसके पीछे प्रमुख कारण क्या है और इसको बचाने के लिए, यानी बाघ को बचाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं और किए जाने चाहिए। तो जानते हैं टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत कब होती है? तो बच्चों आपको ध्यान रखना है 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ होते हैं। 1973 में वन अधिकारियों ने, यानी भारत के जो भी वन अधिकारी थे, उन्होंने पाया कि देश में 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या कितनी थी? लगभग 55,000 थी और वह घट करके कहाँ पर आ जाती है? 1,827, लगभग 1,800 पर आ जाती है, जो कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक और विचलित कर देने वाला आंकड़ा था कि इतनी ज़्यादा संख्या में बाघ कैसे कम हो रहे हैं। तो इसको भी जांच पड़ताल के माध्यम से पता लगाया गया कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बाघों की संख्या जो है भारत में कम हो रही है। तो पता लगने पर पता चला कि ऐसी मानवीय गतिविधियां हैं जो बाघों की घटती संख्या के पीछे जिम्मेदार हैं। जिसमें कौन सी मानवीय गतिविधियां शामिल होती हैं? तो हम मानव ही प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, हम मानव ही हैं जो स्वयं के लाभ के लिए प्रकृति का शोषण कर रहे हैं और पर्यावरण का दोहन भी कर रहे हैं। तो इस कारण मानवीय गतिविधियां ही इसके पीछे उत्तरदायी थी और उसमें हम बात कर सकते हैं कि बाघों का शिकार इसमें एक प्रमुख कारण था, बाघों का व्यापार करना भी इसमें एक प्रमुख
कारण था। और अन्य कारणों में यदि हम बात करें तो जनसंख्या का बढ़ता भार भी इसके लिए जिम्मेदार था। और धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो बाघों का जो प्राकृतिक आवास है वह भी सीमित होता जा रहा था, सिकुड़ता जा रहा था, जिसकी वजह से भी क्या होता है, इसकी वजह से भी बाघों के आवास कम होने की वजह से भी बाघों की संख्या कम होती है। इसके अलावा बाघों की हड्डियों से एक औषधि का निर्माण होता है जिसका प्रयोग भी इलाज के लिए किया जा रहा था, और इस कारण भी बाघों को जो है चोरी किया जा रहा था, उनका व्यापार किया जा रहा था। तो इस प्रकार से मानवीय गतिविधियां ही थी जो इसके पीछे जिम्मेदार थी, जिससे कि बाघों की संख्या धीरे धीरे भारत में कम होती है। तो जानते हैं ऐसे कौन से कारण हैं। तो बाघों की संख्या घटने के कारण में सबसे पहला है बाघों का चोरी करना या बाघों को चोरी करना और फिर उनको जो है उनका व्यापार करना। दूसरा जो कारण है बाघों का आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, यानी कि जहाँ पर बाघों का निवास है, जहाँ पर बाघ रहते हैं, वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, सिकुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से भी बाघों की संख्या कम होती जा रही है। इसके अलावा बाघ जो भोजन करते हैं, जिन वन्य जीवों का भोजन बाघ करते हैं, वह वन्य जीव भी लुप्त होते जा रहे हैं, वह वन्य जीव भी कम होते जा रहे हैं। इस कारण बाघों की भोजन की समस्या भी उत्पन्न होने लगी, जिसकी वजह से भी बाघ कम होते हैं। तो बाघों के भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होने की वजह से भी बाघों की संख्या घटती है। और इसके अलावा हमारी जनसंख्या की वृद्धि भी बाघों की संख्या के घटने के पीछे एक प्रमुख कारणों में से एक है। और हम यदि बात करें बाघों की खाल, तो उसका भी व्यापार होता है, और इस कारण भी हम कहते हैं कि बाघों की चोरी होती है और बाघों को मारा भी जाता है। इसके अलावा यदि बाघों की हड्डियों की बात करें तो उनका भी एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग होता है। तो इस कारण भी क्या कहते हैं कि यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। तो इस प्रकार हम क्या कह रहे हैं, मानवीय कारक ही इसके लिए जिम्मेदार है। मानवीय गतिविधियां ही बाघों की संख्या घटने के पीछे प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। तो हम क्या कहेंगे कि मानव को अब सचेत होकर के पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। ये तो हमने एक उदाहरण देखा है कि किस प्रकार से बाघ कम हो रहे हैं और बाघों की घटती संख्या के पीछे मानव कैसे जिम्मेदार है। इसी तरीके की बहुत सारी प्रजातियां हैं, इसी तरीके के बहुत सारे जीव हैं, बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो कि लुप्त होती जा रही हैं। तो मानवीय गतिविधियों को लगाम लगाना अब समय की आवश्यकता बन गया है। भारत में यदि हम बात करें संरक्षण परियोजनाओं की, तो अलग अलग राज्यों में कई सारे राष्ट्रीय उद्यान और रिजर्व भी बनाए गए जिससे कि बाघों का संरक्षण किया जा सके। तो ऐसे कौन से संरक्षण के प्रयास किए गए, तो सबसे पहले हम यदि उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड राज्य में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। उसके पश्चात में पश्चिम बंगाल में स्थापना की गई सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की। उसके बाद यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई जिससे कि बाघों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। और यदि हम हमारे राज्य राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर सरिस्का वन्यजीव पशु विहार या सेंचुरी की स्थापना की गई। और यदि हम बात करें असम की तो यहाँ पर मानस बाघ रिजर्व बनाया गया और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व बनाया गया। तो इन सभी के माध्यम से चाहे वह नेशनल पार्क हो या फिर सेंचुरी हो या फिर रिजर्व हो, बाघों का संरक्षण जो है सुनिश्चित किया गया। तो इस प्रकार से भारत की सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर बाघों के संरक्षण के लिए प्रयास तेज कर देती है। और यह प्रारंभ कब होता है, तो यह टाइगर प्रोजेक्ट के माध्यम से यह भारत में प्रारंभ होता है, जिसकी वजह से भारत की सरकार इस प्रकार के प्रयास प्रारंभ करती है। अब हम बात करते हैं वन और वन्यजीव संसाधनों के प्रकार और वितरण की, यानी कि भारत में वन और वन्यजीव किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो हम कहेंगे मुख्य रूप से भारत की सरकार ही इनको नियंत्रित करती है और अप्रत्यक्ष रूप से कई बार वन विभाग के नियंत्रण में भी यह होते हैं। तो हम कहेंगे भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार में होते हैं या फिर वन विभाग अथवा किसी अन्य विभाग के जरिए सरकार के प्रबंधन में यह होते हैं। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षित वन क्षेत्र की। तो यह क्या है,
तो आरक्षित वन क्षेत्र में सर्वाधिक मूल्यवान वनस्पतियां आती हैं और यह भारत के कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र में पाया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं आरक्षित वन क्षेत्र। देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक मूल्यवान वन और वन्य जीवन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आरक्षित वन पहली श्रेणी हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं रक्षित वनों की। तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 भाग कौन से वन हैं? रक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसमें किस प्रकार के वन हैं? तो बच्चों, इसमें उन वनों को रखा जाता है जिनको कि और अधिक नष्ट होने से बचाने का प्रयास किया जाना है, यानी कि और अधिक नष्ट ना हो, उनको बचाने के लिए रक्षित वन क्षेत्र को घोषित किया जाता है। और लगभग यह भारत के 33% वन क्षेत्र पर पाए जाते हैं। अब हम तीसरी श्रेणी में बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की। तो अन्य सभी प्रकार के वन और वन्य भूमि जो है इसके अंतर्गत आ जाती है, जिसमें हम बात करेंगे वह वन और बंजर भूमि जो सरकार के अधीन है, व्यक्तियों या निजी व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होती है, अवर्गीकृत वन श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 श्रेणियों की बात की, 3 वन क्षेत्रों की बात की। सबसे पहले आरक्षित वन क्षेत्र, उसके पश्चात में रक्षित वन क्षेत्र और तीसरी श्रेणी है अवर्गीकृत वन क्षेत्र। और इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं आरक्षित वन क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी के लिए होता है, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से स्थायी वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि भारत की सरकार जो है वन क्षेत्रों का नियंत्रण अपने पास मुख्य रूप से रखती है। कई बार यह प्रत्यक्ष रूप से होता है और कई बार यह वन विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से भी होता है। अब हम बात करते हैं समुदाय और वन संरक्षण आपस में किस प्रकार से संबंधित है। यानी कि भारत में विविध प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं और चूंकि भारत में कई समुदाय हैं, कई जनजातियां हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर है? वनों पर निर्भर है, पर्यावरण पर निर्भर है। इस कारण उनका जीवन यापन ही इन वनों और वनस्पतियों पर टिका हुआ है। यानी कि चूंकि उनकी जीवन शैली और उनकी अर्थव्यवस्था वनों पर ही निर्भर है, तो यदि वनों की कटाई जारी रही, यदि वनों पर संकट आया, यदि वनोन्मूलन बढ़ता गया, तो इन समुदायों या इन जनजातियों पर भी संकट आ जाएगा और इनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे कौन से समुदाय हैं जो कि वन और वनस्पतियों से सीधे जुड़े हुए हैं? उन्हीं की चर्चा हम इस टॉपिक में करने वाले हैं। हम बात करेंगे वन संरक्षण के अंतर्गत कई सारे समुदाय ऐसे हैं जो कि वनों के संरक्षण के लिए आए दिन अपनी पहचान कायम कर रहे हैं और इन प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण की रक्षा को सुनिश्चित भी कर रहे हैं। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि भारत में ऐसे कई समुदाय हैं जो कि वन की सुरक्षा के लिए, वन संरक्षण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे हैं और उन्होंने अपने प्राणों की बलि भी इसके लिए दी है, जिसमें हम चिपको आंदोलन की बात भी कर सकते हैं। तो यह एक उदाहरण है जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मानवीय गतिविधियों को और मानवीय लाभ की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किया गया था। इसी तरीके से यदि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रमुख समुदाय जो वर्तमान में हम देखते हैं उदाहरण के रूप में, एक मिसाल के रूप में, तो हम बात कर सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से निवास करने वाले बिश्नोई संप्रदाय की, जो आए दिन अपनी पर्यावरण संरक्षण की जो गतिविधियां हैं उनके लिए प्रयास कर रहे हैं और हम सभी के लिए एक उदाहरण के रूप में, एक मिसाल के रूप में आगे आ रहे हैं। यानी कि समुदाय के द्वारा भी वन्य जीवों की रक्षा के लिए प्रयास किए जाते हैं और यह जो है काले हिरण, चिंकारा, मोर, इस प्रकार के सभी वन्य जीवों की रक्षा के लिए अपने कार्य करते रहे हैं और ये सभी वन्य जीव जो हैं इनके जीवन का एक हिस्सा है, इनके परिवार के सदस्य की तरह यह इनकी देखभाल भी करते हैं। तो जानते हैं समुदायों के माध्यम से वन संरक्षण किस प्रकार से भारत में हो रहा है। तो वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुटे हुए हैं। यानी कि जिन समुदायों की जीवन यापन के पीछे प्रमुख रूप से वन ही जिम्मेदार हैं, वह
अपने वनों को बचाने के लिए, अपने स्थानीय क्षेत्रों को बचाने के लिए वन अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त करने से नहीं चूकते और इन वनों के सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और उनका अस्तित्व भी बचा रह सकता है। तो जानते हैं समुदाय से वन संरक्षण का क्या संबंध है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरिस्का बाघ रिजर्व की। और सरिस्का बाघ रिजर्व के आसपास जो राजस्थान के जो गाँव हैं, वहाँ के जो निवासी हैं, उन्होंने उस क्षेत्र को सॉन्चुरी घोषित किया है, जिसमें वह देखते हैं कि वह वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत है। वहां से खनन कार्य को खत्म करने के लिए वह संघर्ष कर रहे हैं। इसी तरीके से पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले बिश्नोई संप्रदाय के लोगों का उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जो भी किसका उदाहरण है, समुदाय की भागीदारी का उदाहरण है, जो कि वन संरक्षण कर रहा है। तो बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई जो गांव हैं, जो राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में हम मुख्य रूप से देखते हैं, वहाँ के आसपास हम आसानी से देख सकते हैं कि काले हिरण, चिंकारा, नील गाय और मोरों के झुंड जो है इन लोगों के साथ किस प्रकार से घुले मिले हुए हैं, जो वहाँ के जो समुदाय का हिस्सा बने हुए हैं। यानी कि इन लोगों के द्वारा या बिश्नोई लोगों के द्वारा इन वन्य जीवों का संरक्षण तो किया जा रहा है, साथ ही साथ ये इनकी देखभाल भी करते हैं और एक परिवार के सदस्य की तरह इनको अपने साथ रखते हैं। तो हम कहेंगे ये इनकी जीवन यापन का एक अभिन्न हिस्सा है, यह इनकी जीवन शैली का एक प्रमुख हिस्सा है और कोई भी इनको नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इस प्रकार से हमने बात की सरिस्का बाघ रिजर्व के आसपास के गाँवों की और हमने बात की पश्चिमी राजस्थान के कुछ बिश्नोई गाँवों की, जो कि पर्यावरण संरक्षण में समुदाय के रूप में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। इसी तरीके से राजस्थान के अलवर जिले में जो 5 गांव हैं, उन लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरवदेव डाकव सॉन्चुरी घोषित कर दी है, जिसके कि अपने नियम और कानून हैं, जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को बचाते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की, तो वह भी किसका उदाहरण है, वह भी जन भागीदारी का उदाहरण है भारत में समुदायों के द्वारा। अभी तो यह भी इस माध्यम से हम देखते हैं कि यह स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाए रखे हुए थे। तो यह भी उदाहरण है कि समुदाय किस प्रकार से वनों के संरक्षण को सुनिश्चित भारत में करते हैं। अब हम आगे देख रहे हैं संयुक्त वन प्रबंधन क्या होता है। तो संयुक्त वन प्रबंधन भी भारत में अपनाया जा रहा है और यह क्या है, तो बच्चों भारत में यह संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम शरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं और इसका प्रारंभ होता है 1988 में और 1988 में यह ओडिशा राज्य से प्रारंभ होता है। तो औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया था। और इसमें हम क्या कहते हैं, तो इसका उद्देश्य है, प्रमुख रूप से लक्ष्य के रूप में यदि हम बात करें संयुक्त वन प्रबंधन की, तो संयुक्त वन प्रबंधन शरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और इसमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं। गांव के स्तर पर लोग मिल करके संस्थाओं का निर्माण करते हैं, जिसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में कार्य करते हैं। यानी इन संस्थाओं में गाँव के लोग तो हैं ही और वन अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। तो यह सब मिल करके क्या करते हैं, वनों के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं इन संस्थाओं के माध्यम से, जिसे हम कहते हैं संयुक्त वन प्रबंधन। भारत में इस प्रकार से उन्हीं विकास क्रियाओं को मान्यता मिलनी चाहिए जिनमें कि जन समुदाय की भागीदारी हो। तो हम कहेंगे जनमानस पर केंद्रित विकास प्रक्रियाएं ही भारत में आगे आनी चाहिए, उन्हीं विकास प्रक्रियाओं को भारत में अपनाया जाना चाहिए। पर्यावरण हितैषी होने वाली इन विकास क्रियाओं को ही अपनाने की आवश्यकता भारत में महसूस की जा रही है और यह आर्थिक रूप से प्रतिफलित भी होती है, यानी कि इनका आर्थिक लाभ भी होता है। यदि जन समुदाय को इस विकास की क्रियाओं में शामिल किया गया और वनों के संरक्षण के लिए जन समुदाय को यदि इसमें शामिल किया गया कि विकास की क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, विकास का पथ क्या होना चाहिए, तो उसका आर्थिक लाभ भी अधिक मिलेगा। इसके लिए स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, यानी कि स्थानीय समुदाय जो है वह अधिक उचित तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके से
विकास को अपनाया जाना चाहिए और वनों का प्रबंधन करना चाहिए और वनों को संकट में नहीं डालना चाहिए। पर्यावरण को जो है उसको संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए विकास की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने अध्याय 2 के भाग 3 में देखा कि वर्तमान समय में जैविक विविधता कितनी आवश्यक है और इसके लिए हम सभी को क्या क्या प्रयास करने चाहिए। हमने देखा कि भारत की सरकार भी समय समय पर इस प्रकार के कानून बनाती है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट और परियोजनाएं लेकर के आती है जिससे कि वन और वन्य जीवों का रक्षण किया जा सके, उनके संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। हमने टाइगर प्रोजेक्ट को भी इसमें पढ़ा है और साथ ही साथ हमने बात की कि इस प्रकार से भारत में जन समुदाय जो है वन संरक्षण के लिए धीरे धीरे प्रयास करने प्रारंभ हो रहे हैं, जिसमें कुछ आदिवासी और जनजातियां भी हैं और कुछ लोग वर्तमान में ऐसे प्रयास कर रहे हैं और हम सभी के लिए एक मिसाल के तौर पर वह कार्य कर रहे हैं, जिसमें कि हम सभी की भागीदारी और जिम्मेदारी अब आने वाले समय में बढ़ जाती है कि हम सभी अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करें। मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में। धन्यवाद।